आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का सब्जेक्ट समाज विज्ञान फर्स्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग लेसन 11 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पाठ 10 में दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया पढ़े थे। आज हम लोग पाठ 11 में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, यानी हम लोग 18वीं शताब्दी से लेकर के 1947 का इतिहास पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़े हम लोग उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1870 के बाद से किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में औपनिवेशिक शासन का विस्तार किया, भारतीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया, किस प्रकार से यहाँ के सभी क्षेत्रों पर उनका प्रभाव पड़ा, उन्होंने यहाँ पे कौन कौन से कानून लागू किए, किस प्रकार से भारतीय रियासतों यहाँ के आम लोगों को अपने प्रभाव में रखा और उन्हें अधिक से अधिक तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया। आगे हम लोग किताब की सहायता से अब इस पाठ को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें कुछ हेडिंग दिए हैं। पिछले अध्यायों में हम निम्नलिखित का अध्ययन कर चुके हैं, जैसे भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा, रियासतों का अधिग्रहण, नए कानून और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव, 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद, जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति। ये सभी टॉपिक हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे है हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास। इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलाव ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता। भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की जिंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सर्व सभी जनिक लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार को आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था, अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश की ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया
इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चलता था। पढ़े लिखे भारतीयों के एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्य अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। बच्चों, पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद का उदय। जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन विस्तार होता गया, भारत के लोग अंग्रेजों से त्रस्त होते गए। उन लोगों ने भी अब सभा और संगठन का आयोजन करना शुरू किया। अब भारतीय लोगों के मन में भी ये भावना आने लगा कि हमारा देश हमारा होते हुए भी हम यहाँ के संसाधनों का प्रयोग खुद नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के संसाधनों का सभी प्रकार से प्रयोग अंग्रेज कर रहे हैं। इस तरह से भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने कुछ सभाओं का गठन करना शुरू किया, जैसे पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, मद्रास महाजन सभा 1884 में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। इस प्रकार से भारत में अनेक संगठन और सभाओं का गठन होने लगा। लेकिन अंग्रेज भी शांत नहीं थे। अंग्रेज भी इन सभाओं के आयोजन और भारत के लोगों में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसको दबाने के लिए अलग अलग से कानून पारित करने लगे। इसका उदाहरण है 1878 का आर्म्स एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत अब भारतीयों को स्वतंत्र रूप से अपने पास हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं थी। दूसरा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारतीयों को यह कह दिया कि अब उन्हें अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं होगी, यानी किसी भी प्रेस से अगर कोई पत्र छपता है और उसमें उस पत्र में अंग्रेजों की आलोचना की जाती है तो वो प्रेस ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद इल्बर्ट बी में यह कहा गया कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता है। इससे त्रस्त होकर के भारत के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन लोगों के मन में भी अब ये भावना आने लगा कि भारत में भी एक शक्तिशाली सभा का आयोजन होना चाहिए, और वो शक्तिशाली सभा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। आगे टॉपिक है कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। जनवरी 1886 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। आगे हमारा दूसरा टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो हमारा देश भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों की ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए,
आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बहुत बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम की जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। उसके ने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यम वर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम वर्गीय को ये भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। दूसरा टॉपिक है उभरता हुआ राष्ट्र। जब भारत के लोगों में धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना आई, तब भारतीय लोगों ने अपने राष्ट्र का विकास करने की भावना भी अपने मन में लाना शुरू कर दिया। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखा कि जो भी सिविल सर्विस की परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें भारतीयों को भाग लेने की अनुमति दी जाए और जो सिविल सर्विस की परीक्षा है वो इंग्लैंड की बजाय और उसको भारत में भी आयोजित की जाए, जिससे भारत के लोग भी उसमें शामिल हो सके। इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने कई मांगे रखी जो भारतीयों के विकास के पक्ष में था। तीसरा हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब भारत के लोगों के मन में धीरे धीरे भारत को स्वतंत्र करने की भावना का विकास होने लगा और इस तरह से बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। आगे चलकर कांग्रेस पार्टी दो दलों नरम और गरम दल में बट गया। नरम दल में मुख्य रूप से जो भी नेता जो शांतिपूर्वक और अहिंसा को अपनाते हुए स्वतंत्रता चाहते थे, वो लोग सभी नरम दल में हो गए और जो लोग जिन लोगों को ये लग रहा था कि अंग्रेज आसानी से नहीं मानेंगे, उन्हें हमें अपने देश से निकालना चाहिए, वो लोग गरम दल में शामिल हो गए। गरम दल में मुख्य रूप से बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय वो प्रमुख नेताओं में से थे। चौथा है जन राष्ट्रवाद का उदय। धीरे धीरे जनता के मन में भी अब राष्ट्रवादी भावना आने लगा। इसका मुख्य कारण था 1919 में इससे पहले जो विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उससे भारत में भी काफी धन जन की हानि हुई थी और प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध में खाद्यान्नों की या वस्तुओं हथियारों की आवश्यकता पड़ती गई, अंग्रेज भारत के अधिकतर संसाधनों को विश्व युद्ध में भेजते गए, जिससे भारत में भी लोगों को अधिक समस्याओं को झेलना पड़ा और भारत में आम लोगों के बीच में भी राष्ट्रवादी भावना जागृत होने लगी थी। पांचवा है महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में अफ्रीका से महात्मा गांधी का आगमन हुआ। इस समय जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उनको ये लग रहा था कि जो भी भारत के लोग हैं वो अफ्रीका की तरह भारत के लोग भी अंग्रेजों से बहुत अधिक प्रभावित हैं और अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान किया गया है। इस कारण से 1915 के बाद महात्मा गांधी ने अनेक आंदोलन चलाए भारतीयों की उन्नति के लिए। आगे हम बुक की सहायता से उन सभी आंदोलनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए।
लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाल राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। मध्यम मार्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। प्रतिरोधी के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुभूजन सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी धड़े ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी धड़े का दबदबा बन गया, जबकि तिलक ने अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासियों, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यवसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार तथा राष्ट्रवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। आगे है महात्मा गांधी का आगमन।
इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जननेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे यहाँ पर नस्लभेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालात को समझने लगे रहे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। आइए अब 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से देखें। गांधी जी द्वारा चलाया गया रालट सत्याग्रह। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रालट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मदन अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशतावादी बताया। गांधी जी ने लोगों के आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोधी दिवस के रूप में अपमान व याचक दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाए। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रालट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। आगे है, रालट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों व अन्य धर्मों के लोगों का देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों में भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों, जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास जी, राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। आगे है लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचार से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करें। खेड़ा, गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे।
उनका विरोध इसलिए था, आगे है, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन गांव में किसानों ने स्वराज और ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। इस तरह से महात्मा गांधी ने किसानों और भारतीय लोगों की सहायता की और उन्हें कई कानूनों से मुक्ति दिलाया है। आगे है जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। इस तरह से महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों का समर्थन करना शुरू किया और भारतीय लोगों को अब स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में लग गए। उसके बाद यहाँ दिया है 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषदों चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक में मध्य गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। इस तरह से गांधी जी ने कई जन आंदोलन किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, आगे है कि इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1930 को ही पहली बार भारत का झंडा लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। आगे है दांडी मार्च। पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहां उन्हें तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। आगे दिया है कि स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक और अंबाई। इसको सभी बच्चे अपने बुक की सहायता से पढ़ेंगे। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस तरह आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। इस तरह से गांधी जी ने भारतीय लोगों की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और अंग्रेजों के कानून तोड़ने के लिए अनेक अथक प्रयास किया था। आगे हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो और उसके बाद क्या हुआ। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता को आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध
अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राज सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पिंक कलर का ब्रैकेट में वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, इसके बारे में बताया गया है। इसको भी सभी बच्चे अपनी बुक की सहायता से पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा स्वतंत्रता और विभाजन की वोर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग की यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किया। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। समान निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अस्वाभाविक था। इस तरह से यहाँ भारत के कुछ बुद्धिजीवी और के नेताओं के बारे में दिया गया है, जैसे मौलाना आज़ाद, गांधी जिन्ना का वार्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन के बारे में दिया है। इसको सभी बच्चे अपनी बुक की सहायता से पढ़ेंगे। बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। उसमें 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिन चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोग अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की
शकल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। आगे है अफ्रीका में अन्यत्र में अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का उदाहरण। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ था। अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा था। विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं का ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं कानून बनाती थी। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने का प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। स्थानीय भूस्वामियों या किसानों से जमीन का जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि और खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल, बहिष्कार और जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया था। 1951 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी के चुनावी में जबरदस्त सफलता मिली थी। इस पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार दिया हुआ था। इस पार्टी ने अंग्रेजों पर दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाएं जिनमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के लिए चुनाव हुए। कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने इस चुनाव में सफलता पाई और इस तरह घाना के नाम से एक नौ स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से बच्चों हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के विकास, राष्ट्रवाद की भूमिका, जन नेताओं की भूमिका और भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं। सभी बच्चे इस पाठ को बुक की सहायता से भली भांति पढ़ेंगे। पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।